हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्ट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं MMPC 004 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो दिखाती है कि कंपनी के पास कितना कैश आया यानी कि इनफ्लो और कितना कैश गया यानी आउटफ्लो, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम में, जैसे या तो 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। इट फोकस ऑन एक्चुअल कैश एंड इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी। सो ये सिर्फ कैश की बात करते हैं जो कि तुरंत लेन देन हो सके, उस तरीके का पैसा। ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, वैसी चीजें नहीं। जो कैश के रूप में है, जिसको तुम तुरंत यूज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी यानी कैश पोजीशन क्या है, और ये फ्यूचर प्लान करने में भी हेल्प करता है। दिखाता है कि कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा है, जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखने से समझ नहीं आता। अब इसमें 3 सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, यानी अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज। अब ये स्टेटमेंट 3 मेजर एक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं। एक है ऑपरेशनल एक्टिविटी यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, जैसे सेलिंग और पेइंग सैलरी, रेंट। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जैसे दे आर रिलेटेड टू बाइंग और सेलिंग ऑफ एसेट्स लाइक मशीन, सेलिंग इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग ऑन अदर कंपनी। फिर आता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे टेकिंग लोन, इशूइंग शेयर, पेइंग डिविडेंड्स। सो इन एक्टिविटीज को मिला के हम डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी का कैश फ्लो कितना है। अब व्हाई इज इट नीड टू प्रिपेयर इट, अब इसको बनाना क्यों जरूरी है? बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, हेल्प करता है उनका फ्यूचर प्लानिंग में, और दिखाता है कंपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, जो कि हमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से नहीं पता चलता। अब इसको बनाने के मेथड्स क्या हैं? अब इसके जो बनाने के मेथड हैं, 2 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि बोला जाता है सिंपल मेथड है। इसमें क्या है, हम जो भी जैसा जैसा हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रहा है हम उसको लिखते जाते हैं। ओके, जैसे ऑल कैश इनफ्लो और ऑल कैश आउटफ्लो। जो जैसा आया वैसा लिख लिया, जो गया वो लिख लिया। ठीक है। अब जैसे हमें कैश रिसीव हुआ कस्टमर से 5 लाख रुपए, उसमें से हमने 3 लाख रुपए सप्लायर को दे दिए और 1 लाख रुपए हमने एम्प्लॉयज़ को दे दिए, और बचा हमारे पास 50,000। सो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ 50,000। तो इसमें क्या है, जो जैसा जैसा ट्रांजेक्शन हुई हमने वो साफ साफ लिख दिया और हमारे पास कैश फ्लो आ गया। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इस इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम नेट प्रॉफिट्स, ये नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, और इसमें क्या है, जो हम वापस ऐड कर देते हैं जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंस है, जो हमारे ऐसे एक्सपेंस है जिसमें हमारा एक्चुअल में कैश नहीं लगा, उसको हम वापस ऐड कर देते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। राइट, मतलब कि जैसे कि अगर तुम कोई कंपनी अपना प्रॉफिट जब कैलकुलेट करती है, नेट प्रॉफिट, तो वो अपने अकाउंट, जैसे अगर जैसे मशीन उन्होंने जो यूज़ करी है उसके रिपेयर में अगर जैसे 10,000 का पैसा लगेगा, वो सोचते हैं कि हाँ इसमें 10,000 का पैसा लगेगा, और वो उसको अपने कैलकुलेशन में लेती है 10,000 माइनस। पर एक्चुअल में उसमें अभी हमने वो काम नहीं कराया, तो हमारा वो एक्चुअल में खर्चा नहीं हुआ। तो जो इनडायरेक्ट मेथड में वो पैसे हम वापस जोड़ देते हैं, जो असल में खर्चा नहीं हुआ उन पैसों को हम वापस जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम होता है वो माइनस कर देते हैं। ओके, क्यों? जो हमारे एक्स्ट्रा इनकम है वो हमें मिला नहीं है। अब जैसे हमने कहीं पे बैंक में पैसा रखा है तो वो बैंक में ही है, उसका जो प्रॉफिट है वो हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो वो इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। अब इसमें क्या है, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं, जैसे अगर हमने कोई मशीन खरीदी है शेयर बेच के, सो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होता। ओके, सो अब इसमें जो तुम्हें कुछ चीज़ें याद रखने की है वो है कि एक तो डायरेक्ट मेथड बहुत आसान होता है, और जो नए बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, उनके लिए आसान होता है। इनडायरेक्ट मेथड कॉमनली यूज्ड इन कंपनी। कैश फ्लो स्टेटमेंट डज नॉट शो प्रॉफिट, ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं बताता, ये बताता है कि कितना पैसा आया, कितना गया। और इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेयर कैश केम फ्रॉम एंड वेयर इट इज गोइंग, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है और कहाँ वो खर्च हो रहा है। इन सबको जानने में हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं बजट की। अब बजट इज अ प्लान्ड एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। अब बजट क्या है, एक प्लान है एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंस का, कि एक प्लान होता है कि हमारे पास कितना पैसा आएगा और हम उसको कहाँ खर्च करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, कि 1 साल में हमारे पास कितना इनकम आएगा, उसको हम कैसे यूज करेंगे। और ये ज्यादातर एक नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, और ये ज्यादातर जो बजट है वो टर्म हम यूज करते हैं जब हम पैसों से रिलेटेड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें हेल्प करता है चीजों को प्लान करने में और कंट्रोल करने में। अगर हम सिंपल चीजों में, सिंपल भाषा में बात करें तो एक रोड मैप है जो एक बिजनेसमैन को गाइड करता है कि वो
एक्सपेक्ट कर सके कि कितना वो कमाएगा और उस हिसाब से प्लान कर सके कि कितना उसे स्पेंड करना है। सो हाउ इट विल यूज इट्स रिसोर्सेज लाइक मनी, मैन पावर और मटेरियल, इन सब चीजों को वो कैसे यूज करेगा। ओके, अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, एक की बजट पहले बनता है, सो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए होता है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर बेस्ड होता है। तीसरा, ये हमेशा नंबर्स में होता है। ओके, जैसे 50,000 का टारगेट है, 100,000 का टारगेट है, तो उस बेस पे होता है। और ये हेल्प करता है हमें मॉनिटर, कंट्रोल और इम्प्रूव करने में अपने परफॉर्मेंस को। अब हम बात करते हैं बजट्स के टाइप। ओके, एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, किस चीज के लिए है उस पे बेस करता है। एक होता है कैपिटल बजट, जो होता है कैपिटल बजट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जैसे हमने लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, सो हम डिसाइड करते हैं कि कितना हम इन्वेस्ट करेंगे और हम उसे कहाँ से फाइनेंस करेंगे। फिर आता है ऑपरेशनल बजट। ऑपरेशनल बजट होता है जो डेली के काम काज के लिए होता है, कि सेल में कितना पैसा लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा लगाएंगे, वो सब। ओके, अब जो ऑपरेशन बजट है उसके कुछ और पार्ट है, जैसे सेल्स बजट, हर चीज का अपना अपना बजट हो गया। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। सो पर्पस के बेस पे जब हम बजट को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, कैपिटल, ऑपरेशनल। फिर हमारे पास आता है टाइम बेस्ड। ओके, जब हम बजट प्लान करते हैं कि लंबे समय के लिए, छोटे समय के लिए, तो हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म बजट, जो छोटे समय के लिए होता है, जैसे मंथली, क्वार्टरली। ओके, जो बहुत कॉमनली कंपनियां करती हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम। ओके, तो हम सोचते हैं कितना बजट होगा दिवाली पे, ठीक है, तो उस हिसाब से वो दिवाली के टाइम अपने एडवर्टीजमेंट वगैरह में खर्च करती है, तो उन्हें पता होता है कि कितना वो कमाएंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट होता है जब कंपनी दूर का सोचती है, 3 से 5 साल तक का। ओके, ज़्यादातर ये होता है कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रोलिंग बजट, ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस बजट। अ न्यू बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ईच पीरियड एंड बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। एक होता है फिक्स बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। जो फिक्स बजट होता है वो एक स्पेसिफिक लेवल पे फिक्स्ड होता है, वो किसी भी हाल पे चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि तुमने सोचा कि अब हम एक नया प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें हम 100 करोड़ लगाएंगे, तो वो 100 करोड़ से ऊपर होगा ही नहीं। ठीक है, 100 करोड़ में ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास उतना ही पैसा है। फिर होता है एक फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें जो हमारा बजट है वो एडजस्टेबल होता है, चीज़ों के हिसाब से वो हम बदल या घटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यों जरूरी है बजटिंग। सबसे पहले हेल्प इन प्लानिंग। बजट बनाने से हर डिपार्टमेंट के गोल्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे कितना पैसा चाहिए होगा, कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, सब एस्टिमेट मिल जाता है, मतलब प्लानिंग स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा है सपोर्ट कोऑर्डिनेशन। सेल, प्रोडक्शन और फाइनेंस, सब डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, सबको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, टीम वर्क इंप्रूव होता है। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस मतलब जो बजट में प्लान किया था उससे कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को, कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। फिर आता है मोटिवेट्स एम्प्लॉय। जब मैनेजर को बजट बनाने में इन्वॉल्व किया जाता है तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी का फील होता है, वो टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा आता है इम्प्रूव एफिशिएंसी। बजटिंग से अननेसेसरी खर्चा कम हो जाता है और रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता है। फिर आता है हमारे पास फिक्स अकाउंटेबिलिटी। हर मैनेजर या डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है और कोई काम नहीं हुआ तो क्लियरली पता चलता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सो इससे क्या ब्लेम गेम नहीं होता। फिर आता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। बजट से हमें क्लियरिटी मिलती है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है या नहीं, कॉस्ट कट करना है या नहीं, एक्सपेंशन प्लान करना है या नहीं। स्मार्ट और टाइमली डिसीजन लेने में भी बजटिंग हमारी बहुत मदद करता है। ओके, फिर आता है व्हाट इज बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बजट को प्रिपेयर करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से और फिर एक्शन लेते हैं अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।